हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसको सुन करके आपको ऐसा फील होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोर्स आपको यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। क्या रियल में ऐसा होता है, इस बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैसे अगर आपके समूह के क्वेश्चंस आता है जो आपको सुनने को मिलता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस एंगल से अगर हम देखें, क्या ये सही है, क्या सही फैक्ट है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स यूज करना पड़ता है, तभी आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? या बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको याद होगा तभी आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? अगर इस पॉइंट को देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम के एंगल को नहीं समझ पाते, जब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम की गहराई को नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते, तब तक आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं और जब आप उस यूपीएससी एग्ज़ाम के एंगल को समझ जाते हैं, उसके डेप्थ को जान लेते हैं, तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक बेसिक जो एनसीईआरटी है, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी है, अगर आपने उस एनसीईआरटी को अच्छे से क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो 70% 80% तैयारी आपकी उससे हो जाती है। आफ्टर डैट करंट अफेयर्स और कुछ 1 2 3 स्टैंडर्ड बुक आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो जब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, यूपीएससी एग्ज़ाम के एंगल को नहीं जान पाएंगे, तब तक आपको लगेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम की गहराई को समझ लेते हैं, उसके एंगल को सीख लेते हैं, तो आपको उस दिन से रियलाइज़ होने लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, बहुत लिमिटेड सोर्स यूज करने हैं और उसको क्वालिटी के साथ पढ़ना है। क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसको आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को अच्छे से रख पाएँ और उसके जो बेसिक फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ। बस यही चीज़ होता है, यानी क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे क्वालिटी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर हम फैक्ट की बात करें तो किस लेवल की फैक्ट, कितने लेवल की फैक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए? तो एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट, जो आप एनसीईआरटी यूटिलाइज करो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी लेवल की फैक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते हैं 30 से 32 साल का, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फैक्ट पे पकड़ हो। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के जो फैक्ट हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी एनसीईआरटी के लेवल का फैक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लेवल का फैक्ट और टेस्ट सीरीज के लेवल का फैक्ट। अगर आपने इन फैक्ट पे अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में प्रॉब्लम्स आपके समूह क्रिएट नहीं होगा। आपको फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल सोर्स बिल्कुल नहीं यूज करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप स्टैंडर्ड बुक की हेल्प ले सकते हो, बट केवल उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ले सकते हो, कि नहीं कि आप पूरा आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। इस एंगल से आप सेल्फ स्टडी करने में कभी कभी आपके समझ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप क्या करें, यूट्यूब पे उस टॉपिक को डाल करके उस टॉपिक को सर्च करें। अगर वहाँ से क्लियर हो जा रहा है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप स्टैंडर्ड बुक की हेल्प लें, बट उतने ही तक लें जितना आपको ज़रूरत हो। ये नहीं कि आप उसके अंदर पूरे फैक्ट के अंदर ही इंटर कर जाएँ, ठीक है। क्या आप दूसरा जो पॉइंट आपको सुनने को मिलता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम वही क्लियर कर पाते हैं जो 30 साल 35 साल के हो जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम के बाद ही आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर होता है जब आप 30 साल 35 साल 32 साल के हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रत्येक वर्ष के यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट को देखेंगे, अगर आप प्रत्येक वर्ष के यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट को देखें तो 22 वर्ष की उम्र में बच्चे इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, 23 साल की उम्र में बच्चे इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, जो अपना 12th कंप्लीट करने के बाद एंड जब ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं तो वहीं से ही अपनी एनसीईआरटी के लेवल की न्यूज़ एनालिसिस लेवल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी बेसिक फाउंडेशन अपना वहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। इस कारण से ये कम एज में क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आपने 12th
कंप्लीट कर लिया और आफ्टर डैट जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उस ड्यूरिंग से अगर आपने एनसीईआरटी की लेवल पे अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दी, न्यूज़पेपर को एनालाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप भी इस यूपीएससी एग्जाम को 22 से 23 साल की उम्र में क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप प्रत्येक वर्ष के टॉपर्स आप देखें उसमें बहुत से ऐसे टॉपर्स मिल जाएंगे जो कम एज में इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। सही गाइडेंस, अगर आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाता है और आप मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फोकस आप बना के रखे हुए हैं, तो आप कम टाइम में इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यह यूपीएससी एग्जाम उस कंडीशन में डिफिकल्ट हो जाता है जब आप सही तरीके से सही टाइम से फोकस होकर जब आप स्टडी नहीं कर पाते, आप जब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बैकग्राउंड अच्छा हो, एक पॉइंट है क्या जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वही यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकता है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा तभी आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या तंवर को आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बनी, दिव्या तंवर प्रथम प्रयास में वो आईपीएस बनती है, जो कि उसका बैकग्राउंड आप देखें तो बहुत ही नेगेटिव बैकग्राउंड है। और ऐसा भी नहीं कि उसने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है या अच्छे कॉलेज से उसने एजुकेशन ली हो, बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से जो करते हैं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कितनी, इस एग्ज़ाम को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और कितना प्रॉपर होकर के, मतलब कितना फोकस होकर के आप स्टिक कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपकी सोच क्या है, आपकी सोचने का तरीका क्या है, क्या आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्या आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ मैटर, ये मैटर करता है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हाँ, बैकग्राउंड ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट उससे आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज ही करती है। आपका जो बैकग्राउंड होता है वो आपकी पर्सनालिटी को इंक्रीज करता है, आपकी पर्सनालिटी और बेहतर होती है और आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ही होता है। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी और अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा टाइम रिसोर्सेज को लेकर के, आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने को लेकर के आपको टाइम लग सकता है इस एग्ज़ाम में। अगर आपके पास आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तो टाइम लग सकता है। किसी अदर एक ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट से अगर आप तुलना करें जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो उससे की तुलना में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक जिद है कि नहीं आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आप एक जिद पाल के रखा हुआ है, तो बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आप कितने मेहनती इंसान हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है, आप कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकते हैं, ये मैटर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो एक बड़ा क्वेश्चन आपके सम्मुख आता है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो क्या दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना ज़रूरी है? तो अगर हम इस एंगल को देखें तो अगर 2015 से पहले की बात करें, 2018 से पहले की बात करें, जब यूट्यूब का वो टाइम नहीं था, यूट्यूब के टाइम के पहले की 2018-17 से पहले की बात करें, उस फेज़ में दिल्ली जाना ज़रूरी होता था, क्योंकि आपके पास जो आज के समय में यूट्यूब पे आपको सभी चीज़ें मिल जा रही हैं, वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। तो 2018 से पहले यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली जाना ज़रूरी था, क्योंकि एक ऐसा माहौल आपको वहाँ पे मिल जाता था जिसके थ्रू आउट आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को कर पाते थे। अच्छे टीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाते थे जो आपको गाइड करते थे। लेकिन आज का ये जो समय चल रहा है, इस जो टाइम फेज, अगर आप सेल्फ स्टडी करना जानते हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप फोकस होकर स्टडी करना जानते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कम करना जानते हैं, तो दिल्ली जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने होम टाउन पे रह करके, जहाँ भी कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ पे रह करके आप इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। आप प्रत्येक वर्ष का 2018 के बाद से देख लीजिए, 2018 से 2023 के बीच अगर आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को टॉप किया है, अपनी होम टाउन पे ही रह के टॉप किया है, दिल्ली कभी नहीं गए और अच्छी टॉप 10 के अंदर रैंक लाई है। घर पे रह करके तैयारी करके वो टॉप 10 के अंदर रैंक ला रहे हैं। इट इज़ क्लियर डैट कि मैटर ये नहीं करता कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितना फोकस होके कर रहे हैं और अपने आप को आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। लोकेशन मैटर नहीं करता, आप तैयारी कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में इतने कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं, अपने आप डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा पा रहे हैं, तो
मैटर ही नहीं करता कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितना फोकस होकर के आप तैयारी इस यूपीएससी एग्जाम की कर पा रहे हैं। तो आपको कोचिंग में उतनी ज़्यादा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, क्योंकि अगर आप एक साल दिल्ली में रहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाता है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो 4 लाख मिनिमम 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो इतने पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस यूपीएससी एग्जाम को अपने होम टाउन पे रह के क्लियर कर सकते हैं। दिव्या तंवर को आप देख सकते हैं, उसने भी अपनी इनिशियल प्रथम प्रयास में जो उसने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, ना ऐसा भी नहीं कि वो दिल्ली जाके पढ़ाई की हो। हाँ, ऑप्शनल के लिए उसने विकास देवकी सर से गाइडेंस लिया था, बल्कि बट 80% 90% प्रिपरेशन उसने खुद से की है, सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट ही की है। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। और एक पॉइंट है कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 15 से 16 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनिशियल फेज में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें मिनिमम। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना अच्छा है। अगर आपका लेवल बहुत कमज़ोर है, आप बहुत वीक हो, बहुत कमज़ोर है, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और एग्जाम के टाइम पे, यानी एग्जाम के 2 महीने पहले एटलीस्ट आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आप कर सकते हो अपने आप। अगर आपने पूरे वर्ष 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की है तो एग्जाम के टाइम पे वो 10 से 12 घंटे की स्टडी अपने आप से हो जाती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 16, 17, 20 घंटे पढ़ें, ऐसा नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाएगा। डेली 1 साल 1.5 साल तक कोई 18, 16 घंटे नहीं पढ़ पाता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है कि आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं थ्रू आउट ईयर, और एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले आप 10 से 12 घंटे 13 घंटे की समय आप देख सकते हैं रिवीजन करने, क्योंकि रिवीजन उस टाइम पे ज़्यादा करना रहता है, तो उस टाइम 12 से 13 घंटे चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।